नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त दीपक। फिर आज उसी कड़ी में आज हमारा टॉपिक है भारत के उपराष्ट्रपति। देखिएगा, अभी हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। वो कौन थे? जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति का। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी वनडे एग्जाम्स या स्टेट पीसीएफ में भी क्या पूछता है, क्रम वाइज भी पूछ लेता है कि चौथे नंबर के राष्ट्रपति, चौथे नंबर के उपराष्ट्रपति, चौथे नंबर के प्रधानमंत्री हुए, या फिर कभी कभी मुख्य न्यायाधीशों की बात की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके संबंध में भी क्रम से क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस नंबर के हैं। तो याद रखिएगा, किस नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। कौन है? जगदीप धनखड़। अब देखिएगा, हमने पिछले वीडियो में देखा था राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता थी, कैसे उनका चुनाव होता था, उनके पास कौन कौन सी शक्तियां थी। ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में। तो देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति के योग्यता क्या होती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, ठीक है, उसका चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले, जैसे राष्ट्रपति के बारे में हमने देखा था, वह क्या हो? भारत का नागरिक हो। फिर ठीक उसी तरह से वह 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूरी कर चुका हो। फिर अगला है उसका कि वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह व्यक्ति। उसमें क्या था, हमने राष्ट्रपति के बारे में देखा था, उसमें था लोकसभा का चुनाव, यानी कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लेकिन इसमें क्या है? राज्यसभा का। क्यों? क्योंकि अभी हम देखेंगे तो जो हमारे देश का यानी भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वो पदेन राज्यसभा का सभापति भी होता है। ठीक है, उसका मुख्य काम होता है राज्यसभा के सभापतित्व का कार्य करना। बाकी आगे हम देखेंगे वो कौन कौन से काम करता है। तो देखिएगा, इसके अतिरिक्त क्या होना चाहिए? उसके पास शर्तें होनी चाहिए कि वह कोई लाभ का पद धारण ना करता हो। हमने लाभ के पद की चर्चा की थी, राष्ट्रपति के पद की जब बात कर रहे थे। किसी एक वीडियो में हम केवल लाभ के पद की बात कर लेंगे कि कौन कौन से ऐसे पद हैं संविधान में बताए गए हैं या न्यायालय द्वारा या अन्य कानूनों के द्वारा कि कौन कौन से पद लाभ के पद माने जा सकते हैं या कौन कौन से पद नहीं माने जा सकते। फिर अभी हम देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो देखिएगा, हमने राष्ट्रपति के बारे में देखा था कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की बात की गई है संविधान में। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि ये तो हो गई इनकी योग्यता। अब इनका चुनाव कैसे होता है, तो देखिएगा, जैसे हमने देखा था कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सेम उसी तरह से इनका भी चुनाव होता है, लेकिन जो इनका निर्वाचक मंडल होता है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से अलग होता है। देखिएगा, किन किन मानों में अलग होता है हम उस पर देखेंगे। इनके निर्वाचक मंडल में यानी आर्टिकल 66 यानी 66 में बात की गई है कि राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। वैसे तो अगर आप संविधान में देखेंगे, संविधान की बुक उठा के पढ़ेंगे, तो उसमें केवल दिया है संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। संसद की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, संसद में कौन कौन से आपके शामिल होते हैं अगर हम बात करें तो एक तो आपका राज्यसभा हो गया और एक लोकसभा हो गया। देखिएगा, राष्ट्रपति को भी यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको भी संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब कोई विधेयक लाया जाता है अधिनियम बनाने के लिए या कानून बनाने के लिए, तो चाहे वो राज्यसभा से लाया जाए चाहे लोकसभा से लाया जाए, जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देकर के सिग्नेचर नहीं कर देता है तब तक वह विधेयक ही रहता है, कानून नहीं बनता है, अर्थात अधिनियम नहीं बनता है। तो इसलिए राष्ट्रपति को भी क्या माना जाता है? संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। लेकिन यहाँ बात की जा रही है संसद के सदनों की, तो राष्ट्रपति कोई सदन नहीं है, सदन दो ही हैं। कौन? राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों की बात की जा रही है। उनका निर्वाचक मंडल होगा, वो निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे और क्या करेंगे? भारत के जो उपराष्ट्रपति होगा उसका चुनाव होगा और उसमें वो वोट डालेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर मनोनीत सदस्यों की भी बात की गई है, जबकि हमने देखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग
नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बात की थी कि राष्ट्रपति जो भारत का होता है वो 12 सदस्यों को राज्यसभा में क्या करता है, मनोनीत करता है। उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। 4 जो अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं, हम बाद में उस पर चर्चा करेंगे। बहरहाल अभी ये देख लेते हैं कि ये तो हो गया हमारे लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। देखिएगा, इतना ही इसमें बात की गई है। और हम राष्ट्रपति के चुनाव में देखे थे तो उसमें क्या होता था, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के जो निर्वाचित आएंगे सदस्य यानी विधानसभाओं के, उनकी बात की गई थी। लेकिन इसमें दो बातों से अलग है। एक तो संसद के इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग ले रहे हैं, और विधानसभाओं के, चाहे वो राज्य विधानसभा की बात हो चाहे केंद्र शासित विधानसभा की बात हो, वो सदस्य इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति देखिएगा पूरे राष्ट्र का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, वो राष्ट्र का नेतृत्व करता है संवैधानिक तरीके से। जबकि राष्ट्र उपराष्ट्रपति का क्या काम है, केवल और केवल काम उसका महत्वपूर्ण है कि वह राज्यसभा का सभापतित्व का काम करता है, यानी कि वो पदेन राज्यसभा का सभापति होता है, और जो सभापति का दायित्व होता है राज्यसभा के, उसका वो निर्वहन करता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में वो राष्ट्रपति के पद का काम करता है, जब जैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए। जैसे मान लीजिए किसी भी कोई राष्ट्रपति नियुक्त है, निर्वाचित है, और उसकी अकाल मृत्यु हो जाए, ठीक, किसी कारण से उसका पद खाली हो जाए, जैसे उसने त्याग पत्र दे दिया या फिर उसको पद से हटा दिया गया महाभियोग की प्रक्रिया ला करके, तो उस दशा में क्या करेगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद की जो है गरिमा को यानी कि उसके पद को सुशोभित करेगा, और उसके द्वारा जो भी संवैधानिक दायित्व दिए जाते हैं तो एज ए राष्ट्रपति की तरह वो काम करेगा। और यहाँ ध्यान देने का, जब पद राष्ट्रपति का रिक्त हो तो उसके केवल 6 महीने तक, यानी कि 6 महीने तक अधिकतम वो कर सकता है। उस 6 महीने के अंदर क्या होना चाहिए, नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक, और कुछ और कंडीशंस होते हैं, जैसे किसी कारण से वह अनुपस्थित हो, बीमार हो, कहीं बाहर हो, और जरूरत पड़ जाए कि राष्ट्रपति की यहाँ काम है, वो अनुपस्थित हो यानी कि उपलब्ध ना हो पाए, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करता है। तो वहां ध्यान दीजिएगा, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। आगे हम देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ राज्यसभा के संकल्प द्वारा, यानी कि जो राज्यसभा होती है, क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी, राज्यसभा से ही शुरू होगी, और उसका जो पूर्ण बहुमत होता है उसका संकल्प पारित कर एक प्रस्ताव ले आएगी, और उस प्रस्ताव से लोकसभा अगर सहमत है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सहमत होना आवश्यक, यानी उसकी सहमति आवश्यक है, किसकी, लोकसभा की। अगर लोकसभा भी उस प्रस्ताव से जो राज्यसभा लेकर आ रही है पूर्ण बहुमत से संकल्प पारित करके वो सहमत है, तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए या हटा दिया जाएगा। ठीक, कार्य और शक्ति देख लेते हैं। हम राष्ट्रपति के पद की बात कर रहे हैं, तो जब राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, कुछ मायनों में अलग होती है। जैसे हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, अभी यहाँ पर है हम देख लेंगे, लेकिन अभी बहरहाल हम उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। तो उसकी कार्य क्या है, मेनली उसका एक ही मुख्य कार्य है कि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक, और हमने बताया कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब कार्य करेगा, हमने बताया अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है। रिक्त का मतलब यहाँ ये है कि राष्ट्रपति की पद के दौरान मृत्यु हो जाए, उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, या फिर संसद के द्वारा उसको क्या किया गया हो, हटा दिया गया हो, यानी कि संवैधानिक तरीके से अगर उसको हटाया गया है पद से महाभियोग की प्रक्रिया लाकर। क्या प्रक्रिया है, हम आगे चर्चा करते हैं राष्ट्रपति पे कि महाभियोग की प्रक्रिया पर। तो ये हो गया हमारा उपराष्ट्रपति। कौन है, 14वें उपराष्ट्रपति, नाम क्या है, जगदीप धनखड़। योग्यता क्या होनी चाहिए, हमने बात की, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, प्लस राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और कोई लाभ का पद धारण ना करता हो। और एक चीज इसके अतिरिक्त ये होती है कि उसके पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, यानी कि संसद के कम से कम 40 ऐसे सदस्य होने चाहिए कि जिस भी सदन से वो
उसके लिए प्रस्ताव आ रहा है चुनाव के लिए, तो संसद के कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। पद से कैसे हटाया जाएगा? राज्यसभा अगर पूर्ण बहुमत से संकल्प लेकर आती है और उससे लोकसभा सहमति देती है कि हाँ, ये प्रस्ताव जो लाया जा रहा है इसको हटाने से हम भी सहमत हैं, इन्होंने ऐसा कार्य किया, संवैधानिक तरीके से इसको गलत कार्य किया है या असंवैधानिक कार्य किया है, तो उसके लिए हम सहमत हैं, उनको पद से हटा दिया जाएगा। कार्य क्या है? केवल राज्यसभा के सभापतित्व के रूप में वो कार्य करता है या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब कार्य करेगा, हमने उसकी चर्चा कर ली। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पिछली वीडियो बड़ा हो जा रहा था इसलिए हमने उस पर चर्चा नहीं की थी और हमारे व्हाइट बोर्ड पे जगह भी नहीं थी। तो हम राष्ट्रपति को कैसे महाभियोग की तरीके से, यानी महाभियोग ला करके उसके पद से हटा सकते हैं, उसकी हमने चर्चा नहीं की थी। तो हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखिएगा, यहाँ संविधान में उल्लेख किया गया है कि वह अगर संविधान का उल्लंघन करता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति को केवल और केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही, ठीक है, और संविधान का उल्लंघन क्या होगा, ये हमारे संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है कि क्या कार्य करेगा, कब उल्लंघन माना जाएगा। केवल इतना ही कहा गया है हमारे संविधान में कि संविधान के उल्लंघन पर, और संविधान का उल्लंघन क्या होगा इसके बारे में हमारा संविधान मौन है, अर्थात उसको परिभाषित नहीं किया गया है। देखिएगा, संसद के किसी भी सदन से यह प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से क्या की जा सकती है, स्टार्ट की जा सकती है। लेकिन जिस भी सदन से स्टार्ट होगी उसके कम से कम 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव पर क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे जो आरोप लगा रहे हैं। यानी कि जो आरोप लगाया जाएगा, एक पत्र लिखा जाएगा, जो भी प्रस्ताव आएगा उस पर 1/4 सदस्यों के क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। और 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा राष्ट्रपति को कि भैया ये हैं 1/4 लोग, हम इस पर क्या है, सहमति दे दिए हैं, हस्ताक्षर कर चुके हैं, आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा रही है, आपको ये 14 दिन के नोटिस दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहना क्या नहीं कहना है वो आप देखिएगा, 14 दिन बाद आप पे प्रक्रिया चालू हो जाएगी, आप सतर्क रहिएगा। फिर देखिएगा, उस सदन में लाया जाता है, जिस भी सदन से स्टार्ट हो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है, जिस सदन से स्टार्ट होगा 1/4 सदस्य उस पर क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे और 14 दिन का पहले नोटिस दिया जाएगा, किसको, राष्ट्रपति को। फिर लाया जाएगा उसी सदन में, अगर मान लीजिए लोकसभा से या राज्यसभा से, उदाहरण के लिए कि लोकसभा से स्टार्ट किया गया तो लोकसभा में वह प्रस्ताव लेकर आया जाएगा और वहां पर 2/3 यानी कि जो उसकी पूर्ण संख्या होगी उसके 2/3 बहुमत से इसको पास होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इससे कम पे नहीं। ये जो 1/4 सदस्य हैं, ठीक है, इनका केवल क्या होना चाहिए, प्रस्ताव लाते समय हस्ताक्षर होने चाहिए। और यहाँ पर प्रस्ताव को पास कराने के लिए देखिएगा, लाने में और पास कराने में बहुत अंतर। लाने के लिए केवल 1/4 और पास कराने के लिए कम से कम 2/3, यानी कि अगर मान लीजिए 90 सदस्य हैं तो उसमें से कम 60 सदस्यों का क्या होना चाहिए, अनुमति होनी चाहिए, तब वो प्रस्ताव पारित होगा। फिर वो कहाँ जाएगा, अगले सदन में जाएगा। यानी कि अगर राज्यसभा से लेकर आया है तो लोकसभा में जाएगा, तो लोकसभा से स्टार्ट हुआ तो राज्यसभा में जाएगा। जब अगले सदन में जाता है वो प्रस्ताव, तो उस प्रस्ताव का अगला सदन क्या करता है, जांच करता है। ध्यान दीजिएगा, इस जांच के दौरान राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का या अपने किसी भी को, यानी कि वह अपने रूप में, मान लीजिएगा अपना प्रतिनिधि कोई भी भेज सकता है उस जांच कार्रवाई के दौरान कि भैया हम नहीं आ पा रहे हैं तो अमुक व्यक्ति को हम भेज रहे हैं। वह जो भी ये जांच की प्रक्रिया चलेगी उस दौरान मौजूद रहेगा और वह देखेगा कि कैसे हो रहा है, हमारे ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है, वो सही है या गलत है। ऐसा नहीं कि केवल कह दिया गया हमने संविधान का उल्लंघन किया है और कोई भी कार्रवाई कर दी जाए हमारे खिलाफ। तो वहां खुद उसको उपस्थित होने का या अपना प्रतिनिधि किसी को भेजने का, यानी कि प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होता है। देखिएगा, जब आरोपों की जांच अगला सदन करता है और आरोपों की पुष्टि हो जाती है, कौन से आरोप, जो पहला सदन लगा के अगले सदन को भेजता है कि राष्ट्रपति ने ये चीज किया है और ये इनके ऊपर आरोप है, उस आरोप की जब जांच की पुष्टि हो जाती है तो फिर क्या करता है वो सदन भी, देखिएगा, अगर लोकसभा से लाया गया उसने 2/3 से पास करके कहाँ भेजा, राज्यसभा में। अब राज्यसभा क्या करेगा,
उसकी जांच करेगा, जांच करेगा। अगर जांच में सही पाया जाता है तो वह सदन भी 2/3 से, ठीक है, क्या करेगा, उस प्रस्ताव को पास कर देगा। जैसे 2/3 से वह पास होता है, उसी दिन से, यानी कि जिस तारीख को, जिस तिथि को, जिस समय वो पारित होता है, उसी तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, यानी कि वो नियमता हट जाएगा। उसके पास उस संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। यानी कि जिस तिथि में दूसरा सदन भी उसको पास कर देता है 2/3 बहुमत से, तो राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, अपने पद से हट जाएगा, यानी कि उसे उस पद से हटा दिया जाएगा। तो ये रहा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो चीज ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और कोई नई विषय पर अगर चर्चा चाह रहे हो, कोई नए टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए, तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके उस टॉपिक को एक नए रूप में लेकर आएं, और उससे आपको क्या हो, जो भी आपके डाउट्स हो वो क्लियर हो, और उससे आप लाभान्वित हो। फिर मिलते हैं दूसरे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।